तो बेसिक में करना क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी का शुरुआत होता है बच्चे सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, सब्जेक्ट होता क्या है, फिर पढ़ाऊंगा वर्ब क्या होता है, फिर अदर वर्ड क्या होता है, तब पढ़ाऊंगा सेंटेंस क्या होता है, और फिर पढ़ाऊंगा टेंस क्या होता है। ये नहीं डायरेक्ट टेंस शुरू कर दिया। अब सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो कल हमने लास्ट करा था कि सब्जेक्ट इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं सब हैं सब्जेक्ट, इन्हें कहा था। और कहा था सब्जेक्ट दो प्रकार का, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग, एक डूअर दूसरा नॉन डूअर। हमने कहा था बच्चे कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट लिविंग हो और डूअर हो तो उसे कहते हैं टेंस और उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। दूसरा कहा था कि अगर सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो उसे कहते हैं वॉइस, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यही कहा था। यानी कि तुम आज के बाद कुछ भी अंग्रेजी बोल सकते हो, लिख सकते हो। कलम टूट गया, कलम तुम्हारा निर्जीव है, नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, इसका मतलब है कि पैसिव है। ठीक है, तुम्हें पैसिव पहचानने के लिए बाई लगाने की जरूरत नहीं है कि राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो ईटन बाई राम, तो बाई राम करने की जरूरत नहीं है। विदाउट बाई क्या आप पैसिव बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने कहा कलम टूट गया, बोलो एक्टिव की पैसिव, कल पढ़ा दिया था। जो बच्चा आज फर्स्ट डे आए हैं उनको समझ में आएगा 2 मिनट बाद। हमने कहा टेबल गिर गया, एक्टिव की पैसिव, तुम्हें पीटा गया, एक्टिव की पैसिव, रोड बन रहा, एक्टिव की पैसिव। समझ में आ गया मुद्दा वापस। तो यहाँ तक पढ़ाने के बाद हमने कहा कि याद दिलाना, कल फिर से एक बार इन्हें बात कहा था, बहुत बढ़िया। अब हमने कहा बेटा कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे कहते हैं। क्लियर? आप कहते हो सर राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है, राम को पीटा गया, राम सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट एक शब्द का है, राम मोहन सीता, एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मुद्दा ये देखना है कि हम हिंदू पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, और इसीलिए उस सेंटेंस का भाव निकाल नहीं पाते कि मीनिंग क्या है, तो सोचते हैं कि अंग्रेजी नहीं आता। तो हिंदू पढ़ने से आपके मीनिंग्स को मतलब नहीं है, आज से आपको समझ में आना शुरू होगा। तो सबसे पहले जानना है कि सब्जेक्ट एक शब्द का और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। क्लियर? उसके बारे में कभी कभी कुछ एडजेक्टिव कहा जाता है, कुछ नाउन प्रोनाउन विशेषताएं वर्ड आती है। तो जो बेटा जिसके साथ रहेगा, जैसा दोस्त वैसा वो लड़का। अगर किसी लड़के को पहचानना है तो उसके दोस्त से मिल लो, कहावत सुनी हुई तुमने। उसी प्रकार आपने कहावत सुना होगा कि कोई चीज़ अगर हम लोग पीस रहे हैं तो उसके साथ कीड़े मकोड़े भी पीस जाते हैं। तो सब्जेक्ट है एक शब्द, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने वर्ड्स होंगे वो सारे होंगे सब्जेक्ट। जब भी तुम राइटिंग करोगे तो सबको एक साथ लिखने की ज़रूरत है। जो वर्ड हमने बोला पहले तुम इसको हिंदी में 2-4 लाइन लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, लिख लो, हिंदी में लिख लो इसको, क्योंकि एक ही बार पढ़ना अंग्रेजी बार बार पढ़ना है नहीं, इसलिए बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ। आराम से लिखो, एक लाइन लिखो, नोट कर लो, NOT नोट लिखो। सब्जेक्ट एक शब्द का होता है, सब्जेक्ट एक शब्द का होता है, सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। कॉमा देना, कॉमा, और लिखना कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में, कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में, कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में मेरिट एंड डिमेरिट्स, कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुण एवं अवगुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए जाते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में गुण एवं अवगुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप डाल दो। हमने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए जाते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब जब भी अंग्रेजी बोलेंगे, जब भी लिखेंगे, जब भी समझेंगे, तो सारे का अंग्रेजी हम लोग एक साथ बनाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल हिंदी में और उसका 2 अंग्रेजी में लिखवाऊंगा, आपको फैसला करना है कि राइट कौन है। तो एग्जाम्पल हिंदी में लिखिए, लिखिए अभिनव बिंद्रा
अभिनव बिंद्रा, हिंदी में लिखना है, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता, अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं उनकी पत्नी गुरु शरण कौर से मिले थे, एवं उनकी पत्नी गुरु शरण कौर से मिले थे, उनकी पत्नी गुरु शरण कौर से मिले थे, गुरु शरण कौर से मिले थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लो हिंदी में ही। एक सुंदर और होनहार लड़का, एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है, एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है, एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे कि बच्चे घबरा जाते हैं सेंटेंस की लंबाई देख करके, गहराई देख करके घबरा जाते हैं। देखो बोर्ड पे सबसे पहले अंग्रेजी बनता है इसी 3 चीज़, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। जब भी तुम्हारे दिमाग में अंग्रेजी आए तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में अंग्रेजी ही आए, इसके लिए मैं आपको हिंदी लिखवाया हूँ ताकि थॉट डेवलप हो। सबसे पहला काम क्या ढूंढना है आपको? सब्जेक्ट। हम लोग का फोकस कहाँ है? सब्जेक्ट। अब जरा सेंटेंस को दोनों को पढ़ो और देखो तो क्या हिंदी में तुम पहचान पाते हो कि क्या है सब्जेक्ट। दोनों पढ़ो आराम से, अंडरलाइन करो, अपने अपने सेंटेंस जो लिखे हो ना हिंदी में पढ़ो, दोनों सेंटेंस को पढ़ो और अंडरलाइन करो कि उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है। बस सब्जेक्ट ढूंढो, सिर्फ अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन करो, डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल कहता है अपने आप में करो, किसी पूछ पाछ कर नहीं। कर लिया? चलिए पहला सेंटेंस कहाँ अंडरलाइन किया? करो, डरते का हो? पूछो, ऐसे नहीं बोलना नहीं है, पूछूंगा मैं। पहला सेंटेंस में कितने बच्चों को लग रहा है सब्जेक्ट अभिनव बिंद्रा है? हाथ उठाइए। अभिनव बिंद्रा सब्जेक्ट है, कितने बच्चों को लग रहा है? हाथ उठाइए। इतने बच्चों को लग रहा है कि सब्जेक्ट अभिनव बिंद्रा है। कितने बच्चों को सब्जेक्ट अभिनव बिंद्रा नहीं लग रहा? हाथ उठाइए। 4-5 को नहीं लग रहा है। तो जिनको नहीं लग रहा है वो बताइए कि सब्जेक्ट क्या है फिर। मतलब अभिनव बिंद्रा भी है और पूरा मिस्टर गिल तक है। बहुत बढ़िया। यानी कुछ बच्चों का कहना है कि सर सब्जेक्ट अभिनव बिंद्रा के साथ साथ मिस्टर गिल तक का लाइन पूरा है, यानी अभिनव बिंद्रा, उसके माता पिता एवं मिस्टर गिल तक सब्जेक्ट है। क्या इस बात से सब सहमत हैं या कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, सहमत हैं। ठीक है, जब सहमत हैं तो मैं इसका 2 अंग्रेजी बनवा रहा हूं, आप फिर सहमत हो जाए अंग्रेजी में, जो हिंदी समझ में आ गया। अगर हमने कहा कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी और एक से अधिक शब्द का भी होता है, और कभी कभी उसके बारे में मेरिट एंड डिमेरिट बताए जाते हैं। जब भी अंग्रेजी बोलेंगे सबको एक साथ मिक्स करेंगे, एक साथ। अब सब्जेक्ट हिंदी में पता चल गया आपको कि भाई अभिनव बिंद्रा भी मिल रहा है, माता पिता भी मिल रहे हैं, मिस्टर गिल भी मिल रहा है, तो दो सब हो गया सब्जेक्ट। कोई डाउट है किसी को? नहीं, सहमत हो गए। चलिए, तो अंग्रेजी में इसका 2 तरह से मार रहा हूं, आप फैसला करना कौन राइट है। बोलना नहीं किसी को, मैं बोलूंगा। चलो लिखो अंग्रेजी। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा along with his parents, Abhinav Bindra along with his parents, Abhinav Bindra along with his parents and Mr. Gill, Abhinav Bindra along with his parents and Mr. Gill
एंड मिस्टर गिल। मेट, MET मेट मिले, मेट PM मनमोहन सिंह, मेट PM मनमोहन सिंह, मेट PM मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ, मेट PM मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ गुरु शरण कौर, एंड हिज वाइफ गुरु शरण कौर फुल स्टॉप, एंड हिज वाइफ गुरु शरण कौर फुल स्टॉप। वैरायटी नंबर 2 लिखो, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा मेट, अभिनव बिंद्रा मेट, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह and his wife Guru Sharan Kaur, and his wife Guru Sharan Kaur, and his wife Guru Sharan Kaur, and his wife Guru Sharan Kaur with his parents and Mr. Gill, with his parents and Mr. Gill, with his parents and Mr. Gill. Abhinav Bindra met PM Manmohan Singh and his wife Guru Sharan Kaur with his parents and Mr. Gill. क्लियर? अब एक सेंटेंस को हमने दो तरह से बनाया। अब मुद्दा ये है, क्या दोनों राइट है या पहला राइट है या दूसरा राइट है? आपको हाथ उठाना है। तो कितने बच्चों को दोनों सही लग रहा? हाथ उठाइए पहले दोनों में, यानी कि 5-7 लोग दोनों में हैं। कितने बच्चों को पहला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कितने बच्चे को दूसरा ज़्यादा अच्छा लग रहा? तो ये स्थिति। और बाकी बच्चों को लग ही नहीं रहा होगा, कुछ है कि नहीं? मामला ये वो बेटा, हाथ सबको उठाना था। और चूंकि आपका स्वविवेक है, आप भी कुछ सोचेंगे, चूंकि आपके टायर 3 में राइटिंग है, UPSC में राइटिंग है, जुडिशरी में राइटिंग है, तो राइटिंग तो हर जगह है बाबू, इसलिए आप बच के निकल नहीं सकते, आपको लिखना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला सेंटेंस जो आपने लिखा है, फर्स्ट जो ऊपर लिखा है, सिर्फ वही राइट है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, दोनों सही नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि सर दूसरा वाला क्यों? क्योंकि आए दिन 99.9% लोग इस सेंटेंस का अंग्रेजी जो दूसरा वाला है ना, वो वही बनाएंगे, क्योंकि उनकी आदत इस तरह से बनी हुई है कि अभिनव बिंद्रा मेट, चूंकि वो सब्जेक्ट एक शब्द का पढ़े हैं, राम मोहन सोहन सीता, तो उनको लगता है कि उसको बना दो सब्जेक्ट और बाकी पार्ट जो बचा है उसको डाल दो बीत करके लास्ट में। हमारा मुद्दा ये आदत की वजह से उनका राइटिंग स्किल्स खराब हो जाता है और नंबर उनको बढ़िया नहीं मिल पाता है। बात समझ गए? तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या करना है भाई? तुमने अगर करा कि अभिनव बिंद्रा मेट, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ गुरु शरण कौर, यहाँ तो क्या तो बढ़ो क्या? अब उसके बाद तुमने डाल दिया विथ, और विथ प्रीपोजिशन का अगर ज्ञान होता तुम्हें तो विथ अपने पड़ोसी को फॉलो करता है। तो विथ के बगल में देखो तो क्या लिखा हुआ है? गुरु शरण कौर, यानी गुरु शरण कौर के साथ विथ हो गया। अब देखो कितना ब्लंडर हुआ, क्योंकि विथ अपने पड़ोसी को फॉलो करता है, तो विथ हो गया गुरु शरण कौर के साथ, जबकि ये बेचारे माता पिता थे अभिनव बिंद्रा के साथ, और तुमने कर दिया गुरु शरण कौर के साथ। नहीं, और ग्रामर मिस्टेक क्या हुआ जी? गुरु शरण कौर महिला है, उसके साथ तुमने हिज लगा दिया। विथ हिज पेरेंट्स, कितना ब्लंडर ग्रामेटिकल भी। अगर हर पेरेंट्स करते तो कुछ हद तक सही हो, चलो भाई गुरु शरण कौर के भी माता पिता आए होंगे उस समय फंक्शन में, बस में आ रहा है कुछ कुछ, तो ये ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेकंड वाला एग्जाम्पल लॉजिकली गलत हुआ, लोग बोल चाल में काम चला देते हैं। तो सब्जेक्ट बेटा एक शब्द का हो या एक से अधिक शब्द का हो,
पहले तुम अपना काम कर जाओ। और हिंदू पढ़ना, हिंदू में जितना भी सब्जेक्ट होगा मोर देन 1 वर्ड्स ही होगा, एक शब्द का सब्जेक्ट नहीं होता। 3 4 5 नेताओं का नाम लिख देगा, फिर कुछ और लिख देगा, तब लिखेगा वर्ब। तो तुम्हें मिलता होगा एक लाइन के बाद वर्ब मिलता होगा, तो लगता होगा कि यार एक ऐसा अंग्रेजी समझ में आया। अब समझ में आएगा आपको। हिंदू कोई टफ पेपर नहीं है, आसान पेपर है, वही पढ़ना सिखा दूंगा। अगला एग्जाम्पल क्या है सो बोलो। एक सुंदर और होनहार लड़का रोज मेरे पास आता है, रोज अंग्रेजी पढ़ता है। तो एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। बोलो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़का में कितने लोग और सुंदर होनहार लड़का में कितने लोग? तो देखो बेटा समझना गौर से, सब्जेक्ट तुम्हारा लड़का ही है, लेकिन उसके साथ सुंदरता आ गया, उसके साथ होनहारता आ गया। तो भाई अब लड़का ये है, ये लड़का है, अब क्रीम श्रीम पोत के हो गया सुंदर, नौकरी मिल गई बन गया होनहार, तो सुंदर भी हो गया होनहार भी हो गया। लड़का तो ये बेचारा अब सुंदर हो गया, तो इसका क्या दोष? होनहारता इसके अंदर है, सुंदरता इसके अंदर है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें कुछ एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं, गुण एवं अवगुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो भाई लड़का जहां भी जाएगा सुंदरता उसके साथ जाएगा ना, होनहारता साथ जाएगा ना। ये तो नहीं कि लड़का गया कहीं अंग्रेजी पढ़ने, सुंदरता निकाल के रख दिया, क्या आऊँगा तो फिर चाह लूँगा, नहीं ना। यानी कि पूरा का पूरा लाइन सब्जेक्ट है, सुंदरता भी, होनहारता भी और लड़का भी। तो एक सुंदर होनहार का पूरा लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं करेंगे तो इसका अंग्रेजी बनेगा ही नहीं। अंग्रेजी तभी बनेगा जब सबको इकट्ठे लिखेंगे, तभी बनेगा। यानी बनेगा नहीं क्या? आ गुड या फिर आ हैंडसम, जो मर्जी करो। सुंदर का मतलब खूबसूरती से नहीं था यहाँ पे, कि जो व्यक्ति होनहार होता है वो ऑटोमेटिक सुंदर होता है, बस मेरे हो। तो सुंदर का मतलब हैंडसम से नहीं था, अच्छा से था। तो कोई बात नहीं, चाहो तो हैंडसम लगा दो, चाहो तो गुड लगा दो, जो मन करता है। तो आ हैंडसम या फिर आ गुड एंड हैंडसम एंड होनहार का अंग्रेजी होता है प्रोमिसिंग, PROMISING। हैंडसम एंड प्रोमिसिंग बॉय, हैंडसम एंड प्रोमिसिंग बॉय, यहां तक क्या होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट हुआ। अब तुमको वर्ब चाहिए, तो हैंडसम एंड प्रोमिसिंग बॉय, बोलो कम करूं कि कम्स करूं? क्या है अंग्रेजी? अच्छा पढ़ता है, तो रीड करूं कि रीड्स करूं? रीड्स करूंगा ना, तो इस वजह के अकेला है। तो हैंडसम एंड प्रोमिसिंग बॉय रीड्स इंग्लिश डेली, रीड्स इंग्लिश डेली। तो अब कैसे बनाए नहीं देखना, आपको ये फोकस करना है कि सब्जेक्ट पहचानना आ जाएगा। अब मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, ज़्यादा कितना लिखते रहोगे, बस ओरली तुम बताओ सब्जेक्ट क्या होगा। बोलो शहर के शहर बर्बाद हो गए, क्या है सब्जेक्ट? इस नदी का पानी मीठा है, क्या है सब्जेक्ट? मेरा सबसे अच्छा मित्र एवं उसकी पत्नी आ रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? मेरा सबसे अच्छा मित्र एवं उसकी पूरा फैमिली आ रहा है, तो पूरा हो गया सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब पहले सब्जेक्ट काम कर लो, फिर वर्ब ढूंढना, एक काम कर लो तब आगे बढ़ना। काहे का गलती? क्यों गलती होगा भाई? गलती तो तब होता है जब ये पता ही नहीं कि लिखना क्या है, वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। आप कुछ भी सोचोगे ना, अंग्रेजी आएगा तुम्हें। बस चैप्टर क्या चाहिए? टेंस, वॉइस, नरेशन, 3 चैप्टर्स, साथ साथ कॉजेटिव वर्ब्स। इतना पढ़ लिया, अंग्रेजी में जो चाहोगे वो मैं सिखा दूंगा, राइटिंग स्किल्स, टेंशन फ्री। क्लियर? चलिए, तो हमने कहा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं अब आप ओवरऑल पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चे? सेकंड जो पार्ट हम लोग करना है बेसिक पार्ट में, सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट होता है हम लोगों का, वो आ रहा है वर्ब। तो आज वर्ब भी पढ़ लिया जाए क्या? वर्ब के बाद अदर वर्ड आता है, फिर ये पढ़ना। तो आज हम लोग वर्ब के बाद देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। ठीक है? हेडिंग बनाइए वर्ब।
बेसिकली आपसे बात करूं तो वर्ब चैप्टर पढ़ने में अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम तो 7 से 8 क्लास लगेगा, लेकिन अभी पढ़ाऊंगा कितने देर में, आधे घंटे में वर्ब समाप्त। तो ये जो वर्ब होगा उतना ही पढ़ाऊंगा जितना टेंस में आवश्यकता होगा, ठीक है। फिर वर्ब जब आप पढ़ाऊंगा नाउन प्रोनाउन तो एक अलग चैप्टर वर्ब बन के आएगा, वहाँ पे मॉडल्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये अलग पार्ट होगा। बात समझ गए? तो वर्ब अलग क्लास लूँगा। अभी आपको वर्ब इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि टेंस में, वॉइस में वर्ब का ज्ञान मिल जाए, ठीक है। हेडिंग बनाइए वर्ब। अगर एक अनजान बच्चा हो अंग्रेजी से, आज तक उसने अंग्रेजी छुआ तक नहीं और उसे वर्ब पता ही नहीं वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब। अब हम लोग वर्ब की बात करें, बिल्कुल बच्चे की तरह सोचे क्या होता है ये। तो बेटा वर्ब को हम दिखा नहीं सकते, ये एक फीलिंग है, अंदर की बात है, ये बाहर नहीं कि दे दे लो बेटा वर्ब रख लो एक। तो इस दुनिया में जो भी सारे चीजें हैं सबका सब नाउन है, और जो चीज है सब नाउन है तो उसका कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन होगा ही होगा, और जो उसका एक्शन है, रिएक्शन है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब का मतलब स्टाइल, वर्ब का मतलब अदा। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, तुमको लगता है कि तुम रोना देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तुम उसके आंसू देख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, लेकिन रोना कहीं है, पकड़ लिया कि रोना, चुप नहीं ना। कोई व्यक्ति हंस रहा है, तुम उसके लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, क्या हंसना कोई वस्तु है? क्या हंसना तुम दिखा सकते हो? हंसना देखो, नहीं ना। अगर होता तो पकड़ लेते, हंसना संभव नहीं है। यानी कि स्टाइल है, हंसना स्टाइल है, एक्शन है, अदा है। रोना स्टाइल है। अब कोई प्याज काट रहा है, आंसू गिर गया तो रो रहा है वो। किसी के जाते हो मैयत पे, मान लो कहीं कोई मर गया हो, गया वहाँ पे, तो मर गया गया वहाँ पे, आप एक व्यक्ति पूरा गिर बजड़ के रो रहा है, आपका तो नाटक कर रहा है, चिल्ला रहा है, तुमको नाटक कर रहा। एक व्यक्ति शांत बैठा है ऐसे, आपने कहा वो अंदर से रो रहा है, मतलब चिल्ला रहा है तो क्या तो नाटक कर रहा है, और नहीं रो रहा तो रो रहा है। तो ये फीलिंग समझते हो? आप किसी मित्र को लेकर जाते हो किसी दूसरे मित्र के यहाँ, दुश्मन मित्र के यहाँ, परम मित्र को ले गए दुश्मन मित्र के यहाँ, वो मित्र गया, बड़ा स्वागत किया, हंसा खूब ठाके लगा करके, आप बाहर निकले, क्या वो हंस नहीं रहा था, वो मतलब हंस नहीं रहा था वो, आप कहते हो ना जी, जस नहीं रहा था, वो नाटक कर रहा था। किसी मित्र के यहाँ गए, कोई हंसी मजाक नहीं किया, सीरियस बैठा आराम से, देखा अंदर से कितना खुश था। तो एक साइकोलॉजी है मनुष्य का कि मतलब वो हंसने से फील नहीं करता, रोने से फील नहीं करता, वो अंदर की चीज़ को फील करता है। यानी कि हम लोगों का जो स्टाइल है, चलना, चलने में आप लेग्स देख रहे हो, चलना कोई चीज़ है ही नहीं। डांस करना, नाचना, गाना, यानी दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें भी तुम ना लगा दो, हिंदी में जिसमें तुम ना लगा दो सब वर्ब होगा। हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पीटना सब वर्ब है। अब तुम कह दो सर करीना, तो करीना तो नाउन हो गया ना बेटा, देख सकते हो, छू नहीं सकते, देख तो सकते हो उसको, तो देख सकते हैं करीना को। तो नाउन का मतलब होता है देखना और छूना, नाउन का मतलब देखना या छूना। तो करीना चलो देख तो कम सकते हैं, तो देख सकते हैं इसलिए वो नाउन हो गई। लेकिन वर्ब को हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, बस अंदर से फील कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसलिए बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान देना, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब होता है और बहुत सारा वर्ब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हंसना, लाफिंग, लाफिंग वर्ड नाउन भी है और लाफिंग वर्ड वर्ब भी है। मुस्कुराना, स्माइलिंग, नाउन भी है वर्ब भी है। बोलते हैं उसकी मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना, इस तरह के। तो वर्ब को हम पढ़ेंगे कैसे? अंग्रेजी पढ़ना हम लोगों को है, तो कह सकते हैं कि a word that stands for doing or being something.
अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी अ वर्ड वह शब्द दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग। डू का मतलब करना और बी का मतलब होना, यानी करना और होना, ये जो दो वर्ड है, ये डूइंग और बीइंग जो दो वर्ड है, ये क्या शो करता है? ये दिखाता है तुम्हें स्टाइल और एक्शन। यानी करना और होना जो वर्ड है शोज स्टाइल और एक्शन, यानी स्टाइल शो करता है, यानी स्टैंड्स फॉर स्टाइल, स्टैंड्स फॉर एक्शन, इसी को कहते हैं डूइंग और बीइंग, यानी करना और होना। कैसे भाई? हमने कहा ही गोज टू रांची, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्यों है भाई? क्योंकि डूअर है। गोज तुम्हारा वर्ब है, क्लियर? कैसे वर्ब है? क्योंकि ये क्या है? डूअर है। क्या है? डूअर। ही क्या है? जा रहा है, यानी एक्शन किया इसने। गोज क्या है? एक्शन है भाई, जाने का एक्शन तो कर रहा है ना, जा रहा है, चल रहा है, तो उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, यानी डूअर हो गया, एक्शन है, इसलिए वर्ब हो गया। हमने कहा ही, शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स, सी हो गई सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, नर्स। अब नर्स हो रही है भाई। तुम किसी को नर्स कब कहते हो? हॉस्पिटल में जाते हो तो एक पर्टिकुलर ड्रेस में होती है, तभी नर्स कहते हो। ये तो नहीं किसी भी हॉस्पिटल में गया, जो भी लड़की खड़ी है, जा देखो भाई क्या कट गया है, नहीं ना, यानी पर्टिकुलर फंक्शन होगा उसका, यानी पर्टिकुलर फंक्शन होगा, यानी कि बीइंग। बीइंग का मतलब होना, होना कब? उसका एक फंक्शन होगा भाई। कोई भी पैंट शर्ट पहन लिया ब्लैक, तो उसे वकील नहीं ना कहोगे। कोर्ट में गया, वहाँ देखो कोट भी पहना हुआ ऊपर से ब्लैक का, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो बेचारा, तो कहोगे वकील साहब है, नहीं तो कोट हाथ में टंगे रहेगा। तो बीइंग है वो, मतलब ही इज। अब वह है, एडवोकेट है, तो इज जो बीइंग वर्ब होता है, यानी वर्ब दो प्रकार का, एक करने वाला, दूसरा होने वाला, दो ही वर्ब होते हैं। मिटाऊं इसको फटाफट, बेसिक है, मिटा देता हूं। लिख लिया ना? ठीक है। अब हम धीरे धीरे डीप में जा रहे हैं। एक एक चीज़ समझा दूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अंग्रेजी नहीं आ रहा। वर्ब हमने कहा दो प्रकार का, एक कहा डूइंग, एक कहा बीइंग। बी डूइंग और बीइंग। डूइंग का मतलब करने वाला, और करने वाला वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ब करने वाले होते हैं। उसी करने वाले वर्ब को अंग्रेजी में कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं उसको? मेन वर्ब। शॉर्ट में एम भी कहना। इसकी संख्या लिमिटलेस है। डिक्शनरी के सारे वर्ड मेन वर्ब होते हैं और सारे वर्ड डूइंग होते हैं। क्लियर? जो होने का बोध कराता है उसकी संख्या फिक्स है, मात्र 24, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट में ये भी कहना। और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। ठीक है, यानी हम वर्ब को दो भाग में बांट दिए, एक मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब उसी को कहते हैं, लेकिन उसका नेचर अलग होता है, बताऊंगा सब। तो एक हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कहा मेन वर्ब। मेन वर्ब पूरा डिक्शनरी है, लेकिन उस डिक्शनरी को भी क्लासिफाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने ए लिखा, अब ए का पहला पॉइंट लिखा जिसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसी का सेकंड पॉइंट दिया इरेगुलर वर्ब। इसी का बी पॉइंट दिया ट्रांजिटिव वर्ब। इसी का सेकंड पॉइंट दिया इंट्रांजिटिव वर्ब। सी पार्ट दिया पहला फाइनाइट वर्ब। इसी का सेकंड दिया इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये सब बस लिख लो, ये डिटेल हम लोगों को आगे पढ़ना है। रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर कोई बोले तो बोलना मेन वर्ब का एक प्रकार है।
ये मेन वर्ब के वैरायटीज हैं, ये सब मेन वर्ब के पार्ट हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, ये मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है 5 बेसिक मेन वर्ब। तो हेडिंग बनाइए, देयर आर 5 बेसिक मेन वर्ब। देयर आर 5 बेसिक मेन वर्ब। ये बोर्ड का मिटा दूं बच्चे, अभी इस पे बात नहीं कर रही, अभी आएगा। पहले 5 पढ़ लें, तब इसमें पहले मेन वर्ब काम कर लें, फिर यहाँ पे आऊँगा वर्ब। ठीक है ना, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है ही, याद दिला देना बस। तो क्या लिखा, देयर आर 5 बेसिक मेन वर्ब। अब बेसिक मेन वर्ब जाना बहुत जरूरी है, चूँकि टेंस पढ़ना हम लोगों को है। तो बेसिक मेन वर्ब में पढ़ना है V1, V2, V3, V4 और V5। इसे 5 बेसिक मेन वर्ब कहते हैं। जैसे तुमने लिखा वर्ड इट, एट, इटेन, ईटिंग और इट्स। आसान है बच्चों जैसा। V1 में अगर तुमने ING लगाया तो क्या हो गया बच्चे, V4। V1 में अगर एस या ES लगाया क्या हो गया बच्चे, कोई आपत्ति नहीं, जल्दी लिखो, मिटाऊंगा तुरंत फिर से। पेन का मूवमेंट फास्ट, मत सोचो सब आता है, सब आता है, मुझे पता है, लेकिन पढ़ा रहा हूं तो कुछ वजह है। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। जितना लिखा फटाफट लिखो, और कॉपी खर्च करने से डरो मत। हाँ, जितना खर्च होने दो। मिटा दूं, सब कॉपी कर लिया वापस। अब देखो गौर से, यहां पे देखो, हमने बोला पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। अब एक झलक बोर्ड पे देखो, पुट हो गया V1, पुट V2, पुट V3। ज़्यादा गौर से देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा पुट। अब बोलो, हमने ए वाला पुट लिखा, V3 वाला, बोलो कुछ अलग सा दिख रहा है क्या? यानी V1, V2, V3 सेम है कि नहीं है, लेकिन E10 अलग है कि नहीं? यानी E10 कहीं भी लिखा रहे, तुम पकड़ के कह सकते हो कि तुम V3 हो, लेकिन इस पुट को V3 अलग है तो नहीं कह सकते। तो बोलो ये नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो जो नियम को फॉलो करता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, और जो नियम को फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जो नियम को फॉलो करता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, नियमित वर्ब। जो फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो डिक्शनरी में संख्या रेगुलर का ज़्यादा है, इरेगुलर का 25 से 30 है। तुम टास्क लिख लो जो पढ़ के आना है अगले दिन। एक किताब मिलेगा तुम्हें टेंस का, उसमें जनरल इंग्लिश का बुक होगा, ठीक है, उसमें पेज नंबर 33 पे जाओगे तो वहाँ मिलेगा तुम्हें रेगुलर इरेगुलर का लिस्ट जो तुम्हें पढ़ना है। क्योंकि टेंस जब पढ़ाता हूँ तो V3 की आवश्यकता होगी। मैं बोलूँगा यह खबर ब्रॉडकास्ट किया गया, अब तुमको लिखना है ब्रॉडकास्टेड, तुम ब्रॉडकास्टेड कर दोगे, लेकिन ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट तीनों फॉर्म सेम होता है उसका भी, समझ रहे हो? कास्ट, 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 पुट, 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 कट, 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 हिट, हिट, है ना? तो सारे वर्ड सेम होते हैं। सेट, 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 तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड को कहते हैं हम इरेगुलर वर्ब। तो इसको लिखवाने से अच्छा है कि लिस्ट दे दिया जाए। तो आपको दिया जा चुका है लिस्ट, समझ में आया? आगे बढ़िए, मिटाऊं इसको, अभी हुआ नहीं है, उतार लिया ना, वापस आ जाओ। अब यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं V1, V2, V3, V4, V5। बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा। V1 जो वर्ड है इसे तुम यहाँ मत समझो, ये उसको लिख लिया बच्चे। वापस थोड़ा सा आप जानना पड़ेगा कि नाउन और वर्ब में क्या अंतर है, उसके बाद हम एक एक कर वापस आएंगे।
अब देखो यहाँ पे लिखा नाउन, यहाँ लिखा वर्ब, थोड़ा सा दोनों में समानता असमानता, फिर डिटेल चलेंगे कि V1 क्या होता है। हम नाउन की बात करें, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट। भाई इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं सब्जेक्ट है ना जी। अब सब्जेक्ट का नेचर क्या होता है जन्म से? आप एक नियम से चलते हैं बेटा, अंग्रेजी ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि यदि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब भी, कोई आपत्ति? अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? सब्जेक्ट एक तो वर्ब भी एक, सब्जेक्ट दो तो वर्ब भी दो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। कोई आपत्ति है किसी उसमें? वापस आ जाओ, ये रूल लिख लिया सबने, फिर बाद में बदलना मत। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, प्लूरल तो। वापस हमने कहा सब्जेक्ट का जन्म किसमें हुआ? यानी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब क्या हैं? और वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में, यानी डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं सब क्या होंगे? अब बोलो दोनों विपरीत हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। अब दोनों को एक करना है पहले, तब अंग्रेजी शुरुआत होगा। जब तक एक करना नहीं आएगा तो वर्ब पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले एक, दोनों को एक लय में मिलाइए, यानी सब्जेक्ट का जन्म हुआ सिंगुलर में और वर्ब का जन्म हुआ। तो क्या सर डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल हैं? ऑफ कोर्स डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल हैं। क्लियर? वापस आ जाओ। अब पहले इसको बनाना होगा प्लूरल, तब इसे मैच करेगा, और इसको बनाना होगा सिंगुलर, तब इसे मैच करेगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो पूछ लो, नहीं ना? तो सब्जेक्ट में एस लगा दिया, एस लगा दिया, या फिर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर दिया। बोलो एस अगर तुम नाउन में लगाते हो तो प्लूरल होता है कि नहीं होता? हमने करा बॉय, बॉय क्या है तुम्हारा? हमने करा बॉयज, क्या हो गया? ऐसा करने से प्लूरल हो गया, है ना जी। हमने कहा राम, राम क्या है तुम्हारा? सिंगुलर, एंड से जोड़ दिया और श्याम कर दिया। बोलो तुम्हें क्या हो गया? कोई आपत्ति किसी को है? नहीं ना। डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? और दूर लिखता हूं वर्ब, सारे वर्ब होते हैं PLU प्लूरल। जैसे गो, बोलो क्या? गो क्या है? ईट क्या है? लाफ क्या है? लगा दिया एस, लगा दिया ES। बोलो एस लगाने पर क्या बन गया? ये सिंगुलर। जैसे गोज, जैसे इट्स। क्या आपत्ति किसी को? आसान है अंग्रेजी। वापस अब रूल पे चलते हैं, जो हमने आपको रूल दिया था। हमने कहा था सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। तो बोलो अंग्रेजी ऐसे बनेगा, क्रॉस में बनेगा ना? ना तो तुम्हें कुछ आता है ना कुछ आता, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल जीरो बन जाओ। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। देखते हैं बोर्ड पे करके। हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में बॉय, यहाँ पे लिखा बॉयज, यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम। अब बोलो ऊपर का सब्जेक्ट सिंगुलर, नीचे का सब्जेक्ट। अब लगाना है वर्ब, तो राम और बॉय के साथ गो लगाऊं कि गोज लगाऊं? अब देखो गौर से, हमने रखा राम और बॉय, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? तो वर्ब क्या लेगा? तो गोज लेगा, इट्स लेगा ना। यानी ये समझ में आया, गोज होगा यहाँ। दूसरा राम एंड श्याम है और बॉयज है, ये सब हो गया प्लूरल। तो बोलो गो लेगा कि गोज लेगा? गो लेगा। कोई आपत्ति हुआ? यानी सब्जेक्ट वर्ब में समानता करना आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। कोई टेंशन परेशानी है तो बोलो, नहीं ना? यानी V1 का मतलब क्या समझोगे आज के बाद? V1 का मतलब क्या समझोगे? और V5 का मतलब क्या समझोगे? V5 मतलब और V1 मतलब, तो ये दो केस समझ में आ गया। तो अब लिखो V1 और डैश दो। V1 है क्या चीज?
ये उतार लिया ना बेटा, इसको उतारो पूरा, एकदम रूट पे काम करो ना। अंग्रेजी क्यों नहीं आएगा, जड़ पे काम करो। एक एक चीज अंग्रेजी में जहां जहां समस्याएं बच्चों को होती है, बच्चा समझता है कैसे V5 ये क्या ACS क्यों लगाते हैं, जड़ पे काम करो, अंग्रेजी खुल करके आ जाएगा। हम लोग तुरंत सोचते हैं कि एक दिन में 10 दिन का टाइम दो ना। कोई डाउट हुआ? अब एक एक कर फिर पढ़ाता हूं, लिखो V1 डैश दो, V1। अब बोलो V1 तुम्हारा पहला फॉर्म वर्ब का है कि नहीं, लिख दो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखो, रगड़ो पूरा, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सोच कर बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो लिखो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब V1 कहने से क्या सेंस होगा, तो लिखो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V1 तुम्हारा प्रेजेंट फॉर्म है, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बच्चे, यानी डिक्शनरी के सारे वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस हो गए। तो अब आपको टेंस भी आसान लगेगा जब पढ़ाऊंगा तब। इसका मतलब कि भाई V1 का यूज करते कहाँ है, तो लिखो यूज, यूज लिखो, तो यूज करेंगे इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज से तुम ताते ती भुला दो, आज से ही, अभी टेंस स्टार्ट नहीं किया हूं, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो एक से एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन आज से ही ताते ती तुम्हें नहीं आता, सीधे सिंपल आता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या कहोगे तुम, V1, ये नहीं कहोगे जी भाई V1 है प्रेजेंट टेंस है। क्यों बेटा, अंग्रेजी से क्वेश्चन अंग्रेजी में होता है, कंडीशनल पूछेगा, राइटिंग करना है तुम्हें, तुम कब तक ताते ती के चक्कर में फंसे रहोगे, समझ रहे हो ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब का, अब बोलो इसका बनावट क्या होगा, तो अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दुनिया का कोई वर्ब लगा दो V1, लगा दो अदर वर्ड, धड़ल्ले से बोलो अंग्रेजी, बस शर्त क्या है, प्लूरल, शर्त क्या है, प्लूरल। V1 प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या लगाओ तुम, प्लूरल, जो मन करता है बोलो, तुम्हें मन करता है दे बोलने का बोलो, तुम्हें मन करता है बॉयज बोलने का बोलो, डिक्शनरी का जो वर्ब लगाना है लगा दो, डरने की कोई बात नहीं, समझा। जो मन करता है बोलो, डिक्शनरी का कोई वर्ब लगा दो, दे इट, बॉयज इट, कोई दिक्कत। तो V1 काम समझ में आ गया। V1 कहीं कोई पूछे तो दिमाग खुल जाएगा, प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस है, टेंशन फ्री, प्रेजेंट में यूज करते हैं, काम खत्म। V2 लिखो जल्दी से, V2, V2। अब बोलो V2 तुम्हारा सेकेंड फॉर्म है कि नहीं, जल्दी लिखो, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 प्रेजेंट है तो V2 लिख दो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 कौन सा फॉर्म है जी, पास्ट फॉर्म। अब सबसे बड़ा मुद्दा, ना तो ये सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, लिखो नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, मतलब कोई एक्शन रिएक्शन इस पर नहीं होगा, कोई चार्ज ही इस पर नहीं है। जैसे भाई तो सब्जेक्ट है, इसका लिखो यूज, यूज कर लो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में इसका यूज कर लो, ठीक है। यानी V2 कहीं मिले आज के बाद टेंस का नाम क्या बोलोगे, सिंपल पास्ट। बनावट देखो, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद आंख बंद करो, V2 लगा दो, काहे का डर, जो मन करता है बोलो अंग्रेजी आज से। अब देखो सभी V2 लगा दिया। भाई ये सब्जेक्ट ना तो सिंगुलर ना ही, मतलब माइनस चाहे प्लस कोई चार्ज नहीं, तुम्हें मन करता आई बोलो, यू बोलो,
राम बोलो, ही बोलो, दे बोलो, सबके साथ V2 लगा दो। वेंट, खत्म कहानी। तुम्हें बोलना मैं वहां गया, आई वेंट देयर। तुम वहां गए थे, यू वेंट देयर। लता गई थी, लता वेंट। सीता गए थे, सीता वेंट देयर। वे लोग गए थे, दे वेंट देयर। राम हम लोग गए थे, वी वेंट देयर। तुम कल यहाँ आए थे, यू केम यस्टरडे। मैं आया था, आई केम यस्टरडे। सीता आई थी, सीता केम यस्टरडे। वे लोग आए थे, दे केम यस्टरडे। तुम्हारा फैमिली कल यहाँ आया था, योर फैमिली केम हियर यस्टरडे। कहेगा डर, एक सेकंड का पॉज नहीं, हेजिटेशन नहीं। अंग्रेजी कैसे नहीं आएगा बाबू, तुम फंसे हो चक्कर में। क्यों आएगा अंग्रेजी तुम्हें? सबसे पहले अंग्रेजी को बिंदास बनाओ, खेलना सीखो। कोई एरर बेरर कुछ नहीं होता, क्लोस्टर कुछ नहीं होता, खिलौना है। तुम्हें खेलने के लिए दिया ऐसे बालों ने, और तुम डर रहे हो, और टीचर तुमको डरा रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम गधे हो। सब महान हो, बस चलने का रास्ता सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए। ये कितना कोई बड़ा चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये सब लॉलीपॉप है, ये सब तुम्हें आता होगा पहले से ही, बट मैं तुम्हें एक दिशा दे रहा हूं। बेसिक नाम दे दिया हमने, ताकि तुम्हारा दिमाग ये ना कहे कि बड़ा टफ काम कर रहा हूं। बस सुना रहा है तो V2 से कोई दिक्कत, जितना मर्जी करो लिखो अंग्रेजी, कोई डर नहीं कैसा सेट होगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तूफान हो, सबके साथ V2 लगा दो, बिना डरे बिना झिझके। कोई डाउट? V3 पढ़ाऊंगा कल, चूंकि आज हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए V3 और V4 V5 कल जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ो, प्लस वो क्या पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच। Wow.